चलिए शुरू करते हैं, ध्यान देना। सो हाय गाइस, दिस इज दर्शन खरे रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम wowclass.com और आज हम लेके आए हैं हमारे इस सेशन के अंदर अमेंडमेंट के। ये अमेंडमेंट का सेशन लास्ट संडे को होने वाला था, बट बिकॉज ऑफ सम कॉन्टिजेंसी एक वन ऑफ द वेरी एमिनेंट फैकल्टीज दैट इज मोहित अग्रवाल सर कोलकाता से जो पूना आए थे, बट ड्यू टू वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन उनका यहाँ पे निधन हो गया एंड बिकॉज ऑफ दैट लास्ट संडे को हम वहीं पे थे हॉस्पिटल वगैरह में, सो आई कुडंट कंडक्ट द लेक्चर, ठीक है, बट दैट्स व्हाई आई हैव टू शिफ्ट ऑन दिस संडे। सो चलिए शुरू करते हैं, फोकस करते हैं ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से, बोर्ड के ऊपर बड़े अच्छे से फोकस कीजिएगा। लेट्स गो। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, लास्ट लेक्चर के अंदर नियरली हमने रूल नंबर 15 तक के फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के ओडीआई के रूल्स कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूल्स को कंप्लीट कर लिया था, रूल 15 तक के। आज अगर आपको पहला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो कृपया जाइए पहला लेक्चर देखिए, और किसी को नोट्स चाहिए तो नीचे लिंक के अंदर पहला लेक्चर और नोट्स दोनों के लिंक दिए गए हैं, तो कृपया आप वो देखिए, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फिर ही उसके बाद में ये लेक्चर देखना। तो आज हम शुरू कर रहे हैं रूल नंबर 16 से, ठीक है, रूल नंबर 16 से 21 जो ओडीआई के रूल्स है, फिर उसके बाद में हम रेगुलेशंस के ऊपर जाएंगे और फिर बचे कुछ अमेंडमेंट्स को आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम अदर मिसलेनियस रूल्स के ऊपर जा रहे हैं, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चल तो स्टार्ट करते हैं रूल्स के साथ में, अदर मिसलेनियस रूल्स, दैट इज रूल नंबर 16 एंड रूल नंबर कौन सा बोले एक बार से 17। आई होप सो कि आपको ये रूल समझ में आएंगे, ठीक है, फोकस कीजिएगा अच्छे से। लेट्स गो। ओके तो इंटरनेट के स्टेबिलिटी का इशू है, सो उस वजह से कनेक्शन हो नहीं पा रहा है। जस्ट एक सेकंड ना, ओके सो अभी इंटरनेट चल रहा है, आई डोंट नो। ओके सो लाइव स्ट्रीम में इंटरनेट के स्टेबिलिटी का इशू है, तो जब तक इंटरनेट का स्टेबिलिटी का इशू सॉल्व नहीं होता है तो ठीक है, सो थोड़ा इंटरनेट स्टेबिलिटी का इशू है, आई डोंट नो, आज ही के दिन आना था जीवन में, सो इंटरनेट स्टेबिलिटी का थोड़ा सा इशू है, सो कृपया एडजस्ट कीजिएगा। अगर आपका लेक्चर मिस भी हो गया तो एनीवेज जब लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा, कुछ कंटेंट मिस हो गया तो एनीवेज जब लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा तो फ्रेशली हम यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देंगे, तो आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो अगर ये बीच में लेक्चर डिसकंटिन्यू हो जाता है इंटरनेट स्टेबिलिटी की वजह से, स्टिल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, जैसे रिकॉर्ड हो जाएगा वी विल पुट इट ऑन यूट्यूब, ठीक है। चल सो हम अदर रूल्स के साथ में शुरू कर रहे हैं। आज अदर रूल्स के अंदर हम जो कंटेंट देख रहे हैं, नियरली कुछ 5 रूल्स हमको देखने हैं रूल 15 के बाद में। रूल 15 के बाद में सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ इक्विटी कैपिटल वाला रूल है, फिर ट्रांसफर ऑफ इक्विटी कैपिटल और लिक्विडेशन वाला रूल है, रूल 18 है बैलेंस शीट के रिस्ट्रक्चरिंग का, रूल 19 है रेस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन ऑन ओडीआई, एंड रूल 20 थोड़ा सा फालतू सा रूल है, रूल 21 रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इतने रूल्स हमको यहां पे देखने हैं। शुरू करते हैं रूल 19 से। बोला गया है रूल नंबर 6 से, शुरू करते हैं रूल 16 से। बोला गया है रूल 16 में ट्रांसफर ऑफ इक्विटी कैपिटल, जिसके अंदर हम ओडीआई में ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बोला है कोई पीआरआई है या पीआरओआई है जिसने शेयर एक्वायर करने हैं फॉरेन एंटिटी के, किसके बोले एक बार उसे, फॉरेन एंटिटी के, ऑफ अ फॉरेन एंटिटी, ये शेयर्स ट्रांसफर करना चाहते हैं किसी पीआरआई को जो एलिजिबल पर्सन है, कोई इंडियन पीआरआई पीआरओआई है और ये शेयर ट्रांसफर करना चाहता है फॉरेन एंटिटी के किसी पीआरआई को जो एलिजिबल पर्सन है,
तो ये ट्रांसफर एट द आर्म लेंथ प्राइस ही होना चाहिए और उसका वैल्यूएशन एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ही होना चाहिए। मतलब आर्म लेंथ प्राइस पर ट्रांसफर और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वैल्यूएशन, ये रूल 16 में बोला है। अगर आपको शेयर ट्रांसफर करने हैं किसी पीआरआई से किसी पीआरओआई को, तो आप फटाफट आके मार्किंग भी कर सकते हो रूल्स के साथ, तो आपका अंडरस्टैंडिंग भी होगा। बोला गया है कोई इक्विटी कैपिटल है फॉरेन एंटिटी का, फॉरेन एंटिटी का इक्विटी कैपिटल समझो टेस्ला के शेयर्स है, ठीक है, फॉरेन एंटिटी का इक्विटी कैपिटल है, ये ट्रांसफर करना चाहता है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। मतलब कोई इंडियन पर्सन ट्रांसफर करना चाहता है तुकाराम या आउटसाइड पर्सन पीटर ये ट्रांसफर करना चाहता है, देन शॉल बी सब्जेक्ट टू प्राइस अराइव्ड ऑन आर्म लेंथ बेसिस, आर्म लेंथ बेसिस पे प्राइस आना चाहिए, टेकिंग कंसिडरेशन द वैल्यूएशन एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वैल्यूएशन होना चाहिए। प्राइसिंग गाइडलाइन में फिलहाल इतना ही बोला है, ठीक है, कि इतना ही बोला है। वापस आएगा, इस इंटरनेट कनेक्शन चला गया है, ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज बोली है रूल नंबर 17 के अंदर, रूल 17 में बोला गया है ट्रांसफर ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑन द लिक्विडेशन। बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। अगर आपका इक्विटी कैपिटल ट्रांसफर हो रहा है ऑन द प्रोसेस ऑफ द लिक्विडेशन, तो ऐसे सिचुएशन में पीआरआई होल्डिंग, अगर पीआरआई होल्ड कर रहा है, क्या होल्ड कर रहा है, इक्विटी कैपिटल, इसी का मतलब है इक्विटी कैपिटल, PRI holding equity capital transfer as per the FEMA Foreign Exchange Management Overseas Investment Rules Regulations 2022 कि अगर आप इक्विटी कैपिटल होल्ड कर रहे हो और किसी को आगे ट्रांसफर करना चाहते हो, बाहर ट्रांसफर करना चाहते हो, एज पर रेगुलेशन करना जरूरी है। कोई पीआरआई है जो इक्विटी कैपिटल होल्ड कर रहा है, वो किसी पीआरआई या पीआरओआई को इक्विटी कैपिटल ट्रांसफर कर सकता है, या फिर ट्रांसफर ड्यू टू अमलगमेशन और मर्जर अप्रूवल ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी इन इंडिया और द होस्ट अथॉरिटी का आपको अप्रूवल लगेगा। साथ में पीआरआई डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहता है ओडीआई का, उसके कोई ड्यूज पेंडिंग नहीं है, तो ही वो डिसइन्वेस्टमेंट करता है, और ये ओडीआई 1 ईयर तक के होल्ड किया होना चाहिए। अब बेसिकली इसका मतलब क्या होता है मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा, सिर्फ बोर्ड के ऊपर अच्छे से ध्यान देना। मतलब पहले वाला एग्जांपल समझो कोई इंडियन पर्सन है, लेट्स से रतन टाटा जी, रतन टाटा जी इक्विटी कैपिटल होल्ड कर रहे हैं टेस्ला का। तो अगर वो टेस्ला का इक्विटी कैपिटल जो होल्ड कर रहे हैं ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उनको फेमा के ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन के हिसाब से करना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं कर सकते, अदरवाइज उनको बिल्कुल भी ट्रांसफर करना अलाउड नहीं है। उसी प्रकार वापस से रतन टाटा जी टेस्ला का इक्विटी कैपिटल ट्रांसफर करना चाहते किसी भी इंडियन पीआरआई जैसे नारायण मूर्ति जी को, या बाहर का पीआरओआई जैसे एलॉन मस्क को, तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनको ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन के हिसाब से करना है, दैट इज वाई एरो दिया है। तीसरा, ट्रांसफर ड्यू टू अमलगमेशन या मर्जर, अमलगमेशन मर्जर की वजह से अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको कंपिटेंट अथॉरिटी जो इंडिया में है उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, और या तो फिर होस्ट कंट्री की जो कंपिटेंट अथॉरिटी है, जैसे यूएस की कंपिटेंट अथॉरिटी है, या तो फिर होस्ट कंट्री मतलब आप अफ्रीका में किसी को ट्रांसफर कर रहे हो तो उनकी कंपिटेंट अथॉरिटी है, उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। और ऐसा पीआरआई जब ओडीआई डिसइन्वेस्ट करता है, डिसइन्वेस्ट मतलब इक्विटी कैपिटल बाहर का होल्ड किया, मैंने टेस्ला के शेयर मैंने होल्ड किए थे, मैं बेच रहा हूं तो मैं डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, याद रखना उसके खिलाफ कोई ड्यूज पेंडिंग नहीं चाहिए, तो ही मैं डिसइन्वेस्ट करता हूं, नहीं तो मेरी भाई साहब टेस्ला के शेयर होल्ड कर लिए और टेस्ला के शेयर्स के ऊपर लोन ले लिया, क्या ले लिया बोले एक बार उसे, लोन, तो भैया ये लोन रिपे हो जाना चाहिए एंड मस्ट बी हेल्ड फॉर 1 ईयर, कम से कम 1 साल के लिए आपने ओडीआई होल्ड करके रखना चाहिए, ठीक है। ये चीज होने के बाद में नेक्स्ट चीज बोली गई है रूल 18 में, बैलेंस शीट का अगर रिस्ट्रक्चरिंग आपको करना है, रूल 18 में बैलेंस शीट का रिस्ट्रक्चरिंग करना है। बैलेंस शीट का रिस्ट्रक्चरिंग मतलब पीआरआई ओडीआई फॉरेन एंटिटी को ट्रांसफर, मतलब पीआरआई का फॉरेन एंटिटी में ओडीआई किया है, जैसे पीआरआई लेते हैं लेट्स से रतन टाटा जी, फॉरेन एंटिटी लेते हैं टेस्ला, जिसके अंदर रतन टाटा जी ने ओडीआई किया है लेट्स से डॉलर 10 मिलियन का या 12 मिलियन का, लेट्स से $12 मिलियन का ओडीआई किया है। अब ये फॉरेन एंटिटी पिछले 2 साल में समझो लॉस में है, ये फॉरेन एंटिटी टेस्ला पिछले 2 साल में लॉस में है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको मतलब रतन टाटा जी को ये 12 मिलियन का रिवैल्यूएशन करना था और वैल्यू डिमिनिश करना था, क्योंकि 2 साल से लॉस में है कंसिस्टेंटली। आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू या ओडीआई का वैल्यू जो आपने इन्वेस्ट किया है उसका हो सकता है 12 मिलियन ना रहा हो, आपको इस वैल्यू को डिमिनिश करना हो, क्योंकि फॉरेन एंटिटी टेस्ला 2 साल से लॉस में है, तो आप वैल्यू रिड्यूस करना चाहते हो, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप वैल्यू रिड्यूस करना चाहते हो तो इन प्रोपोर्शन टू लॉस ऑफ वैल्यू रिड्यूस कर सकते हो पर अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 मिलियन से ज्यादा है, जैसे रतन टाटा जी का इन्वेस्टमेंट 10 मिलियन से ज्यादा है, ठीक है,
या तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट 10 मिलियन से कम है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 मिलियन से ज्यादा है, जैसे रतन टाटा जी का 12 मिलियन है, तो 20% से ज्यादा अगर आप वैल्यू डिमिनिशिंग, डी मतलब डिमिनिशिंग वैल्यू 20% से ज्यादा डिमिनिश कर रहे हो, तो आपको आर्म लेंथ प्राइस का वैल्यूएशन करवा के रजिस्टर्ड वैल्यूअर से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। मतलब डिमिनिश्ड वैल्यू का आपको सर्टिफिकेशन चाहिए, जो वैल्यू डिमिनिश कर रहे हो उसका सर्टिफिकेशन चाहिए, नहीं भाई कि इतना वैल्यू आपका नहीं है, लॉस के हिसाब से इतना वैल्यू कम हो रहा है। सो 12 मिलियन का अगर आपका 8 मिलियन हो रहा है, तो आप रजिस्टर्ड वैल्यू से सर्टिफिकेट ले लो कि सच में वैल्यू रिड्यूस हो रहा है, सच में वैल्यू क्या हो रहा है बोले एक बार उसे रिड्यूस। इसका आप कृपया सर्टिफिकेट ले लीजिए। क्या ले लीजिए बोले एक बार उसे सर्टिफिकेट, ये बोला है। और दूसरा अगर ये वैल्यू अगर ये क्या है बोले एक बार उसे वैल्यू 20% से कम डिमिनिश कर रहे हो, मतलब इतना डिमिनिश नहीं कर रहे हो, या तो फिर ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट का ही ओडीआई 10 मिलियन से कम है, मतलब 10 मिलियन से कम नॉन मटेरियल ओडीआई है, या डिमिनिशन 20% से कम है, मतलब एक तो जो वैल्यू डिमिनिश कर रहे हो वो इमटेरियल है या ओडीआई इमटेरियल है, तो विदाउट सर्टिफिकेशन भी आप ये वैल्यू डिमिनिश कर सकते हो। सो सिंपल है, वापस एक बार बोल दूं, रतन टाटा जी या किसी भी इंडियन पर्सन में फॉरेन में इन्वेस्टमेंट किया, वो इन्वेस्टमेंट जिस एंटिटी में किया वो पिछले 2 साल से लॉसेस कर रही है, इसलिए आपको आपके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डिमिनिश करना है। अगर आपका वैल्यू 10, आपका ओडीआई 10 मिलियन से ज्यादा और डिमिनिशमेंट जो डिमिनिशिंग वैल्यू है 20% से ज्यादा है, तो आर्म लेंथ प्राइस के ऊपर वैल्यूएशन करवा लो। अगर आपका वैल्यूएशन ये 10, आपका ओडीआई 10 मिलियन से कम है या डिमिनिशमेंट 20% से कम है, तो विदाउट सर्टिफिकेट आप विदाउट रजिस्टर्ड वैल्यूअर ये डिमिनिशिंग कर सकते हो बैलेंस शीट। इसको बैलेंस शीट रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। क्यों बैलेंस शीट रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं? क्योंकि बैलेंस शीट में आपने जो ओडीआई इन्वेस्टमेंट लिखा है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आप उसको रीस्ट्रक्चर कर रहे हो, डिमिनिश कर रहे हो। मेनली रीस्ट्रक्चर का यहां पे मतलब हो रहा है डिमिनिशिंग। आप वैल्यू डिमिनिश कर रहे हो, दैट इज रीस्ट्रक्चर। ये है आपका रूल नंबर 18। तो कृपया आ जाइए फटाफट, रूल नंबर 18 को एक बार रीड कर लेते हैं फटाफट फास्ट। अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हु हैज मेड अ ओडीआई ऑफ द फॉरेन एंटिटी मे परमिट रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द बैलेंस शीट which has been incurring losses from last 2 years, evidence that latest audited financial statement subject to ensuring compliance with the reporting documentation diminish the total value of the outstanding dues of a person resident in India। अब ऐसे सिचुएशन में बोला है मोर देन 10 मिलियन वाला ओडीआई है, डिमिनिशमेंट एक्सीड्स 20% ऑफ द वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में डिमिनिशन का जो वैल्यू है वो ड्यूली सर्टिफाइड होना चाहिए आर्म लेंथ प्राइस से, ठीक है। ये चीज आपको बोली गई है। अच्छा, ये हो गया आपका रूल नंबर 18। फिर जाते हैं रूल नंबर 19 पे। रूल नंबर 19 बोला गया है रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन। मतलब आप फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में ओडीआई के अंदर क्या रिस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन लगा सकते हो, ये बोला गया है। जैसे कोई भी पीआरआई शॉल नॉट इन्वेस्ट इन, किसी भी पीआरआई ने इन्वेस्ट नहीं करना है काय में, तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करना है, गैम्बलिंग में इन्वेस्ट नहीं करना है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट लिंक्ड टू रुपीज, कोई भी रुपीज से लिंक्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट है उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है जब तक उसको आरबीआई का अप्रूवल नहीं मिलता। तो 3 ट्रांजैक्शन आपके रोक के रखे, रियल एस्टेट, गैम्बलिंग, फाइनेंशियल प्रोडक्ट लिंक, जिसमें आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। ओडीआई इन स्टार्टअप्स फ्रॉम इंटरनल एक्रूअल ओन फंड्स चल सकता है। अगर ओन फंड्स है, एक्रूअल ओन फंड्स है, इंटरनल फंड्स है तो चलेगा स्टार्टअप्स के अंदर। नो ओडीआई इन मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी, ओडीआई करने के बाद 2 लेयर से ज्यादा सब्सिडरीज के अंदर आपका ओडीआई नहीं होना चाहिए। अब 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी ऑलरेडी सेक्शन 186 में हम देख चुके हैं, जैसे ए लिमिटेड बी लिमिटेड में करता है 1 लेयर, बी लिमिटेड सी में करता है 2 लेयर। तो वापस से बोल दूं, रियल एस्टेट, गैम्बलिंग, फाइनेंशियल प्रोडक्ट वगैरह नहीं चलेगा, जो रुपीज से रिलेटेड आरबीआई अप्रूवल लगेगा। स्टार्टअप्स के अंदर किया हुआ ओडीआई आपको बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आप खुद के फंड से कर रहे हो, एक्रूअल सिस्टम से कर रहे हो तो चलेगा। ओडीआई इन मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी आपको बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये अलाउड नहीं है। एक्सेप्शन बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, इंश्योरेंस एंड गवर्नमेंट कंपनी। बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, इंश्योरेंस और गवर्नमेंट कंपनी, इनको एक्सेप्शन है, ये चाहिए तो ऊपर के हिसाब से ओडीआई कर सकते हैं। यह है आपका रूल नंबर 19। कृपया आ जाइए, रूल नंबर 19 रीड कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्या क्या बोला है, कौन कौन से इसमें देखो, रियल एस्टेट एक्टिविटी, गैम्बलिंग एक्टिविटी, डीलिंग इन एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लिंक्ड विद द रूपी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है। एनी ओडीआई इन स्टार्टअप्स वगैरह आप नहीं कर सकते। इंटरनल एक्रूअल वेदर इंडियन एंटिटी ओन फंड्स ऑफ इंडिविजुअल के हिसाब से आप कर सकते हो। नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मेक अ फाइनेंशियल कमिटमेंट और द एंटिटी एट द टाइम ऑफ मेकिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट इधर डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिजल्टिंग स्ट्रक्चर विद मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी। 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी से ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते। नीचे एग्जाम्पशन दिया है 3 लोगों को, एनबीएफसी 4 लोगों को, एनबीएफसी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट कंपनी। ये है आपका रूल नंबर कौन सा बोले एक बार से 19। रूल 19 के बाद में अगला रूल आता है, दैट इज रूल नंबर 20। रूल नंबर 20 अगर आप देखने जाओगे तो रूल नंबर 20 एकदम छोटा सा है, रिक्वायरमेंट टू बी स्पेसिफाइड बाय रिजर्व
रिजर्व बैंक बोलता है भाई साहब कभी भी ओडीआई वगैरह करो, तो ऐसे सिचुएशन में शॉल बी एज पर द रेगुलेशंस मेड। आरबीआई बोलता है कि जो रेगुलेशन दिए उसके हिसाब से करना चाहिए। ये क्या रूल रेगुलेशन हुआ? तो बहुत छोटा है, जाता है 21 थोड़ा सा बड़ा है, कृपया बहुत अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। लेट्स गो वापस से 21 का नाम है रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब फॉरेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर किसके पास है, एफआईपी मतलब फॉरेन इमूवेबल प्रॉपर्टी किसके पास है, तो वो फॉरेन इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर या एक्विजिशन पे क्या रिस्ट्रिक्शन है ये बोला है। डिटेल में दिखेंगे, आराम से जाएंगे, कृपया ध्यान देना। कोई पीआरआई है, वो फॉरेन इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर या ट्रांसफर करना चाहता है एनी पर्सन से। देखो डबल साइडेड एरो है, मतलब एक तो एक्वायर करना चाहता है, नहीं तो ट्रांसफर करना चाहता है किसी भी पर्सन से, तो पीआरआई जो है वो नेशनल्स ऑफ द फॉरेन कंट्री है क्या, एक्वायर बिफोर 8th of 1947 कर रहा है क्या, या लीज लेस देन 5 ईयर है क्या। अगर पीआरआई, जो फिलहाल पीआरआई है एज पर फेमा की डेफिनेशन, जो पिछले साल 182 दिन से ज्यादा रहा हो, करंट ईयर में है यहां पे, अगर वो नेशनल ऑफ फॉरेन कंट्री है तो उसको एक्वायर ट्रांसफर अलाउड है। अगर वो एक्वायर किया है 8 जुलाई 1947, ये मैजिक डेट था, 8 जुलाई 1947 के पहले अगर एक्वायर किया है तो उसका कोई लिबरलाइज है, उसका कोई रिपेट्रिएशन भी इंडिया में नहीं लगता, हमने रेगुलेशन में पढ़ा है फेमा के। और लीज लेस देन 5 इयर्स है, बिल्कुल अलाउड है एक्वायर करना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये पीआरआई कोई दूसरा पर्सन है इन तीनों को छोड़ के, तो इसको एक्वायर ट्रांसफर ऑफ फॉरेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अलाउड नहीं है, ठीक है, इसको अलाउड नहीं है। पर उसके भी कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कोई पीआरआई है, फॉरेन इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहता है फ्रॉम एनी पर्सन, किसी पर्सन से करना चाहता है, पॉइंट है, गिफ्ट या इनहेरिटेंस करके वो एक्वायर कर सकता है, गिफ्ट या इनहेरिटेंस करके एक्वायर कर सकता है किसी पीआरआई से। अब यही ए वाला जो ट्रांजैक्शन है वो भी डी वाला सेम ट्रांजैक्शन है, डी में सिर्फ ये इस पीआरआई के एंगल से लिखा है, मतलब ए में लिखा है ये पीआरआई फॉरेन मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट या इनहेरिटेंस से एक्वायर कर सकता है किसी पीआरआई से, डी में लिखा है कि ये पीआरआई किसी दूसरे पीआरआई को फॉरेन मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट या इनहेरिटेंस में दे सकता है। मतलब यहां दोनों ट्रांजैक्शन कवर हो गए। ए में बोला है पीआरआई फॉरेन प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है गिफ्ट एंड रिटर्न्स में किसी भी पीआरआई से, डी में बोला है कि पीआरआई किसी भी पीआरआई को फॉरेन मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट एंड रिटर्न्स में ट्रांसफर कर सकता है। ऑब्वियसली प्लस कुछ चार्जेस, प्लस चार्ज भी क्रिएट कर सकता है, मतलब ये पीआरआई ये फॉरेन मूवेबल प्रॉपर्टी किसी पीआरआई को देके उसके ऊपर चार्ज क्रिएट कर सकता है, मतलब लोन वगैरह भी ले सकता है। तो ए और डी दोनों ट्रांजैक्शन यहां खत्म हुए। पॉइंट नंबर बी, कोई पीआरआई फॉरेन मूवेबल प्रॉपर्टी पीआरओआई से लेना चाहता है तो इनहेरिटेंस चलेगा, आरएफसी अकाउंट से, रेसिडेंशियल फॉरेन करेंसी ईएफसी अकाउंट से जिसके अंदर फॉरेन से ही आया हुआ पैसा उससे लिया चलेगा, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में लिया चलेगा, विथ पीआरओआई रिलेटिव्स लिया चलेगा, चाहे जॉइंट प्रॉपर्टी अगर आप लेना चाहते हो, कोई पीआरआई आपका जॉइंट रिलेटिव है उसके साथ लिया चलेगा, आउट ऑफ द सेल प्रोसीड्स ऑफ द असेट लिया तो भी चलेगा, बाहर का कोई एसेट आपने बेच दिया उसका सेल प्रोसीड है उससे लिया तो भी चलेगा। नीचे पीआरआई एंटिटी है, पीआरआई एंटिटी मतलब कोई कंपनी, इंडियन कंपनी एलएलपी वगैरह है जिसका ओवरसीज ऑफिस है, वो फॉरेन मूवेबल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं फ्रॉम एनी पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और रेसिडेंस ऑफ स्टाफ, तो आरबीआई अप्रूवल के साथ में हो सकता है, ठीक है। मतलब कोई भी कंपनी है, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस है, इन्फोसिस को फॉरेन में ऑफिस चाहिए, उसके लिए प्रॉपर्टी खरीदा किसी पर्सन से और वहां ऑफिस में जो स्टाफ है उसके लिए रेसिडेंस क्रिएट करना है, आरबीआई का अप्रूवल ले लो, कर सकते हो। कैनॉट होल्ड अ फॉरेन इमूवेबल प्रॉपर्टी इफ द इन्वेस्टमेंट इज नॉट एज पर एक्ट, मतलब आप फॉरेन इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होल्ड कर सकते अगर आपका इन्वेस्टमेंट एक्ट के हिसाब से नहीं है तो। ये है आपके रूल्स एंड रेगुलेशन 16 से लेकर 21, ठीक है, विच इज रिगार्डिंग फॉरेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। और साथ साथ में अगर मैं बोलूं तो अदर मिसलेनियस प्रोविजन, वापस बोल दूं एक बार, ट्रांसफर ऑफ इक्विटी कैपिटल का रेगुलेशन सेक्शन रूल 16 में है, आर्म लेंथ प्राइस पे वैल्यूएशन करना है। ट्रांसफर ऑफ इक्विटी कैपिटल इन लिक्विडेशन ये हमने देखा। उसके बाद में बैलेंस शीट का रिस्ट्रक्चरिंग, अगर आपको वैल्यू डिमिनिश करना है, 10 मिलियन से ज्यादा है, 20% से ज्यादा है तो आप रजिस्टर्ड वैल्यू से वैल्यूएशन करवा लो, 10 मिलियन से कम या 20% से कम है तो आपको भाई साहब वैसे ही अलाउड है डिमिनिश करना वैल्यू। फिर उसके बाद में हमने देखा रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन, रियल एस्टेट में, गैम्बलिंग में, फाइनेंशियल प्रोडक्ट विदाउट आरबीआई अप्रूवल नहीं कर सकते, ओन फंड से स्टार्टअप में इन्वेस्ट करो चलेगा, या तो फिर 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है, एनबीएफसी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट को एप्लीकेबल नहीं है। और लास्ट वाला फॉरेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप
आप एक्वायर या ट्रांसफर करना चाहते हो तो पहले तो आप फॉरेन नेशनल या फिर 8 जुलाई 1947 के पहले का ट्रांजैक्शन या लीज लेस देन 5 इयर्स होना चाहिए। अगर आप फॉरेन मूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहते हो तो पीआरआई से कर सकता है गिफ्ट इनहेरिटेंस में। डी वाले पॉइंट में पीआरआई को गिफ्ट इनहेरिटेंस में दे सकता है, पीआरओआई से एक्वायर कर सकता है इनहेरिटेंस में, आरएफसी अकाउंट से, एलआरएस में, विथ अदर पीआरओआई रिलेटिव जॉइंट होल्डिंग आउट ऑफ द सेल प्रोसीड्स ऑफ न्यू असेट। और सबसे आखिरी कोई इंडियन एंटिटी है जो फॉरेन में फॉरेन मूवेबल प्रॉपर्टी परचेस करना चाहती है बिजनेस या रेसिडेंस के लिए तो चल जाएगा, लेकिन ये सभी ट्रांजैक्शन एज पर द एक्ट होने चाहिए। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। सो अगर आपको ये समझ में आया है बड़े अच्छे तरीके से तो कृपया इसको फोटो खींच के रखिए, गो फॉर इट फास्ट। फोटो खींच के रखिए फटाफट फटाफट, आराम से इसको लिखते रहिएगा। मैं फोटो खींचने के लिए समय दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। निकाल लिया इसका स्क्रीनशॉट। मिसलेनियस प्रोविजन हेडिंग है इसका, ये हो गया स्क्रीनशॉट, चलो बहुत बढ़िया। फिर ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए तीनों का एक साथ, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। फिर नीचे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये वाला, बहुत बढ़िया। यहां पे आपके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूल्स जो है वो पूरे तरीके से होते हैं खत्म, ठीक है। यहां पे आपके ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूल्स पूरे तरीके से होते हैं खत्म। अब मैं जा रहा हूं नेक्स्ट वाले फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस जो है 2022 के। मैं रेगुलेशंस की तरफ जा रहा हूं, रेगुलेशन को ठीक से पढ़ने की कोशिश करते हैं। रेगुलेशंस को ठीक से पढ़ने की कोशिश करते हैं। पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, फोकस करना अच्छे तरीके से तो समझ में आएगा, अदरवाइज भाई साहब बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। रेडी, लेट्स गो। पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर फोकस कीजिएगा अच्छे से। रेडी, लेट्स गो। रेगुलेशन नंबर 3, ठीक है, पूरा ध्यान बोर्ड पे। रेगुलेशन 3, सबसे पहली बात मेंशन किया गया है, ये रेगुलेशन फाइनेंशियल कमिटमेंट के है। नाउ व्हाई रूल्स अलग, रूल्स आर प्रोसेसेस, रेगुलेशंस आर लाइक प्रोविजन। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो नॉर्मली प्रोसेसेस से रिलेटेड था, अभी हम ज्यादातर प्रोविजंस के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं बोले एक बार उसे, प्रोविजंस। तो पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा, फोकस कीजिएगा अच्छे तरीके से तो समझ में आएगा, अदरवाइज मुश्किल है। रेगुलेशन 3 है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन बाय इंडियन एंटिटी अदर देन इक्विटी कैपिटल। अगर इंडियन एंटिटी फॉरेन कंट्रीब्यूशन करना चाहती है वो भी अदर देन इक्विटी कैपिटल के थ्रू, तो ऐसे सिचुएशन में किस प्रकार कर सकती है। जैसे समझो कोई रूल रेगुलेशन 3 में बोला है कोई इंडियन एंटिटी है, लोन देना चाहती है या डिबेंचर्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहती है किसी फॉरेन एंटिटी में, तो एलिजिबल फॉर ओडीआई, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए एलिजिबल है। ओडीआई इन फॉरेन एंटिटी आप कर सकते हो, कंट्रोल ऑफ फॉरेन एंटिटी बाय सच इन्वेस्टमेंट, ऐसा ही इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो जिससे उस फॉरेन एंटिटी का आपको कुछ कंट्रोल मिले। मतलब आप लोन दे सकते हो, डिबेंचर दे सकते हो, एलिजिबल हो तो, पर उससे कुछ कंट्रोल हाथ में आना चाहिए तो ही लोन्स और डिबेंचर्स देने की कोशिश करो। यह बोला है रेगुलेशन 3 में, ठीक है, ऐसा ही आपने करना चाहिए। और रेगुलेशन 4 में बोला है कि अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन इंडियन एंटिटी कर रहा है बाय वे ऑफ डेट, तो उसको बैकअप बाय लोन एग्रीमेंट, मतलब आप जो लोन दे रहे हो, डिबेंचर दे रहे हो, उसका एक लोन एग्रीमेंट बनना चाहिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नॉर्मली आर्म लेंथ प्राइस से होना चाहिए। जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कौन से प्राइस से होना चाहिए बोले एक बार उसे, आर्म लेंथ प्राइस, ठीक है। आर्म लेंथ प्राइस के वैल्यूएशन के हिसाब से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वर्कआउट होना चाहिए। सो रेगुलेशन 3 और 4 ये आर्म लेंथ प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए और लोन का एग्रीमेंट होना चाहिए इसके लिए है। तो कृपया आ जाइए। And the Indian entity may lend or invest in any debt instrument issued by foreign entity. Lend or invest in any debt instrument issued by foreign entity or exchange non-fund based commitment, including overseas step down subsidiaries, subject to the following conditions within a financial commitment limited. The Indian entity eligible to make overseas direct investment, the Indian entity has made ODI in foreign entity, has acquired control of the foreign entity. मैंने बोला था कंट्रोल के लिए ही कर सकते हैं। नीचे बोला है कि इट शुड बी सपोर्टेड बाय द लोन एग्रीमेंट, ठीक है, डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड लोन एग्रीमेंट के हिसाब से होना चाहिए, आर्म लेंथ प्राइस पे, ठीक है, ये चीज आपको जरूरी है।
तो पहले दो रेगुलेशन हो गए, रेगुलेशन 3, रेगुलेशन 4। जाते हैं रेगुलेशन 5 पे। रेगुलेशन 5 बोलता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाय गारंटी या फाइनेंशियल कमिटमेंट बाय गारंटी। ठीक है, फॉरेन एंटिटी ने अगर लोन लिया किसी भी पर्सन से, कोई भी फॉरेन एंटिटी है एफई, इसने लोन लिया है किसी भी पर्सन से और गारंटी दे रही है इंडियन एंटिटी, फाइनेंशियल कमिटमेंट जो है वो इंडियन एंटिटी में दिया गारंटी के थ्रू। तो पहली बात, ये कॉर्पोरेट और परफॉर्मेंस गारंटी होना चाहिए इंडियन एंटिटी से। व्हाट इज कॉर्पोरेट गारंटी? कंपनी की तरफ से कंपनी के लिए दिया हुआ गारंटी होना चाहिए, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस गारंटी। साथ में ये एक तो इंडियन एंटिटी दे या इंडियन एंटिटी का कोई ग्रुप कंपनी से दे, जैसे टीसीएस कंपनी दे या टीसीएस का कोई ग्रुप कंपनी, जैसे इंडियन होटल इंडस्ट्री, तनिष्क, टाइटन, लैंड रोवर, जैगुआर, टाटा मोटर्स, ये दे चलेगा। होल्डिंग सब्सिडरी, प्रमोटर ग्रुप कंपनीज चलेगा। मतलब एक तो इंडियन एंटिटी गारंटी दे, नहीं तो प्रमोटर ग्रुप कंपनीज गारंटी दे, चल जाएगा। पर्सनल गारंटी बाय प्रमोटर फॉर सच ए इंडियन एंटिटी, अगर कोई प्रमोटर पर्सनल गारंटी देना चाहे बिल्कुल चलेगा। और बैंक गारंटी बाय बैंक ऑफ इंडिया, यह भी आपको देना जरूरी है। यह गारंटी ओपन एंडेड नहीं चाहिए। ओपन एंडेड मतलब जितना चाहिए उतना पैसा लेके जाओ नहीं चाहिए, कुछ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट तक के ही होना चाहिए। सो रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट। ज्वाइंट गारंटी अगर दे रहे हो तो ज्वाइंट गारंटी के लिमिट्स में होना चाहिए, विद इन लिमिट्स। गारंटी रोल ओवर इज नॉट फ्रेश फाइनेंशियल कमिटमेंट। अगर आपने एक लोन के लिए गारंटी दिया, वो लोन रिपे हो गया, ये गारंटी आपने दूसरे लोन के लिए रोल ओवर कर दिया, तो उसको नया फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो वापस से बोलूं, आप कोई भी इंडियन एंटिटी, मतलब इंडिया का टीसीएस गारंटी दे सकता है किसके लिए? टेस्ला के लिए। अगर टेस्ला ने लोन लिया है स्विस बैंक से, इंडिया का टीसीएस गारंटी दे सकता है टेस्ला के लिए, अगर टेस्ला ने लोन लिया है किससे? बोले एक बार उसे, स्विस बैंक से। इसके लिए कॉर्पोरेट या परफॉर्मेंस गारंटी चाहिए। ठीक है, ग्रुप पर्सन ने कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस गारंटी चाहिए। पर्सनल गारंटी बाय प्रमोटर, प्रमोटर ये गारंटी पर्सनली दे सकता है या अगर खुद का इंडियन एंटिटी का प्रमोटर है तो पर्सनली भी दे सकता है एसेट में से। और ये बैंक ऑफ इंडिया के गारंटी से सपोर्टेड होना चाहिए, ओपन एंडेड नहीं होना चाहिए, ज्वाइंट गारंटी विद इन लिमिट होना चाहिए, और रोल ओवर गारंटी को फ्रेश गारंटी नहीं माना जाएगा। यह है आपका रूल नंबर, रेगुलेशन नंबर 5। तो आ जाइए रेगुलेशन 5 को मार्क कर लेते हैं। फॉलोइंग गारंटीज मे बी इशूड ऑन बिहाफ ऑफ द फॉरेन एंटिटी, एनी स्टेप डाउन सब्सिडरी, कॉर्पोरेट और परफॉर्मेंस गारंटी, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस गारंटी बाय ग्रुप कंपनीज। ठीक है, उसके जिसके अंदर 51% स्टेक है, जिनका 51% स्टेक है। पर्सनल गारंटी बाय रेसिडेंट इंडिविजुअल प्रमोटर, प्रमोटर दे रहा है। बैंक गारंटी शुड बी बैक्ड बाय बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नीचे बोला गया है। उसके बाद में फाइनेंशियल कमिटमेंट बाय वे ऑफ डेट वगैरह ये आप दे सकते हो। ये हो गया आपका रेगुलेशन नंबर, दैट इज 5। रेगुलेशन नंबर 5 के बाद में मैं जा रहा हूं नेक्स्ट रेगुलेशन, दैट इज रेगुलेशन नंबर 6। पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा, फोकस कीजिएगा अच्छे से। ठीक है, लेट्स गो। रेगुलेशन नंबर 6 बोलता है दैट इज प्लेज और चार्ज, जिसमें बोला है कोई भी इंडियन एंटिटी है जिसने इक्विटी होल्ड करके रखा है फॉरेन एंटिटी में। फॉर एग्जांपल टीसीएस, लेट्स टेक एन एग्जांपल, टीसीएस होल्ड्स इक्विटी कैपिटल ऑफ टेस्ला, टेस्ला के इक्विटी कैपिटल होल्ड कर रहे हैं। और ऐसे सिचुएशन में ये इक्विटी कैपिटल टीसीएस प्लेज करना चाहता है। क्या करना चाहता है? प्लेज। टीसीएस इक्विटी कैपिटल को प्लेज करना चाहता है तो प्लेज कर सकता है किसी एडी कैटेगरी 1 बैंक के पास और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, और इससे लोन उठा सकता है फंड बेस। एक तो खुद के लिए, मतलब खुद के लिए टीसीएस लोन उठाए, या हो सकता है फॉरेन एंटिटी टेस्ला के लिए लोन उठाए। सो मैं टीसीएस हूं, मैंने टेस्ला के अंदर शेयर होल्ड किया, तो वो शेयर्स मैं गिरवी रख सकता हूं मेरे को अगर वापस से फंड्स की जरूरत है खुद को या टेस्ला के लिए। दूसरी बात, मैं ऐसे इसके ऊपर चार्ज या मॉर्गेज भी क्रिएट कर सकता हूं। मैं खुद के, मतलब टीसीएस खुद के एसेट्स के ऊपर चार्ज या मॉर्गेज क्रिएट कर सकते हैं, प्लेज क्रिएट कर सकते हैं फॉरेन एंटिटी के लिए, या फॉरेन एंटिटी के एसेट्स पे भी कर सकते हैं अगर उनको फंड्स की जरूरत है तो। यह बोला गया है रेगुलेशन 6 में। मतलब कंपनी, इंडियन एंटिटी कभी भी या फॉरेन एंटिटी के साथ, इंडियन एंटिटी खुद के एसेट्स के ऊपर, खुद के इक्विटी के ऊपर चार्ज क्रिएट कर सकती है, और फॉरेन एंटिटी के ऊपर भी चार्ज क्रिएट कर सकती है, उसके एसेट के ऊपर भी कर सकती है। ये होने के बाद में नेक्स्ट है रेगुलेशन नंबर 7, जस्ट होल्ड। नेक्स्ट है आपका रेगुलेशन नंबर 7, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर। रेगुलेशन 7 बोलता है एक्विजिशन और ट्रांसफर बाय डिफर्ड पेमेंट। पहली बात तो आप मुझे ये बताओ, आपको डिफर्ड पेमेंट पता है क्या? डिफर्ड पेमेंट का सिंपल मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिफर्ड पेमेंट? डिफर्ड पेमेंट का सिंपल मतलब होता है, बहुत अच्छे से ध्यान देना, डिफर्ड पेमेंट मतलब डिलेड पेमेंट, या जिसको आपने इंस्टॉलमेंट सिस्टम में करना है।
डिलेड पेमेंट या जिसको आप इंस्टॉलमेंट सिस्टम में करना चाहते हो। जैसे कोई पीआरआई है, कौन है बोले एक बार उसे, पीआरआई, वो इक्विटी एक्वायर करना चाहता है फाइनेंशियल एंटिटी ओडीआई के थ्रू, फॉरेन एंटिटी ओडीआई के थ्रू, कोई फॉरेन एंटिटी है उसका पीआरआई इक्विटी एक्वायर करना चाहता है किसी भी पीआरआई या पीआरओआई से। सो लेट्स से समझो मैं हूं डीके, मैं फॉरेन एंटिटी टेस्ला के शेयर्स एक्वायर करना चाहता हूं किसी पीआरआई पीआरओआई से, तो ये पेमेंट डिफर हो सकता है, ये पेमेंट डिफर हो सकता है मतलब मैं इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकता हूं। कब? जब सिक्योरिटीज रिसीव्ड जो है वो अपफ्रंट उस अमाउंट के है, मतलब मैंने यहां सोचा था कि यार मैं नियरली 10 करोड़ के इक्विटी लूंगा टेस्ला के, तो पहली बात तो 10 करोड़ की इक्विटी मेरे सामने होनी चाहिए। कंसिडरेशन एज पर प्राइसिंग रूल्स, प्राइसिंग रूल के हिसाब से कंसिडरेशन होना चाहिए। इंडेमनिफाई सेलर फॉर द अमाउंट प्लस लॉस ड्यू टू सच ए डिफरमेंट, सेलर को इंडेमनिफाई कर दीजिए फॉर अमाउंट ड्यू टू सच ए लॉस और डिफरमेंट, इस लॉस और डिफरमेंट की वजह से सेलर को इंडेमनिफाई कर दीजिए फॉर अ थिंग। फिर रेगुलेशन 8 मोड ऑफ पेमेंट, बैंकिंग चैनल के थ्रू, रेगुलेशन 8 मोड ऑफ पेमेंट प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू, फंड इन द अकाउंट, मतलब आप जो ये ओडीआई करना चाहते हो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू कीजिए। फंड इन अकाउंट नॉर्मली आपके होने चाहिए आरएफसी या ईएफसी, उस अकाउंट से कीजिए, या बाय करेंसी स्वैप या इक्विटी शेयर स्वैप आप कर सकते हो, जैसे दूसरे कंपनी के शेयर ले लिए आपके दे दिए, या बाय एडीआर जीडीआर भी आप कर सकते हो। तो ये तरीके हैं किस प्रकार से आप पेमेंट करोगे बैंकिंग चैनल, आरएफसी ईएफसी स्वैप, सिक्योरिटीज या एडीआर जीडीआर के थ्रू। ठीक है, ये है आपका रेगुलेशन नंबर 8। सो एक बार रेगुलेशन 6, 7, 8 वापस देख लेते हैं। पहला, कोई भी इंडियन एंटिटी उसने जो शेयर फॉरेन एंटिटी में लिए हैं वो शेयर्स को प्लेज कर सकता है, कोई भी इंडियन एंटिटी खुद के असेट्स को भी प्लेज कर सकता है और उससे आने वाले लोन को खुद के लिए या फॉरेन एंटिटी के लिए, दोनों के लिए यूज कर सकता है। यह पहला। दूसरा, कोई भी एक्विजिशन ट्रांसफर आप कर रहे हो डिफर्ड पेमेंट के बेसिस पे, मतलब आज मैं टेस्ला के शेयर ले रहा हूं 10 करोड़ के, इसके लिए मैंने पेमेंट डेफर कर दिया। डेफर कर दिया मतलब मैंने बोला कि मैं कुछ सालों बाद पेमेंट करूंगा, 2-3 टाइप्स में पेमेंट करूंगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप डेफर पेमेंट करवा सकते हो, लेकिन अपफ्रंट 10 करोड़ के शेयर आने चाहिए, प्राइसिंग रूल्स के हिसाब से पेमेंट होना चाहिए, और डिलेड पेमेंट की वजह से सेलर को जो लॉस हुआ है वो आप लॉस सेट ऑफ करने के लिए रेडी चाहिए। जैसे मैंने डेफर पेमेंट किया, सेलर को लॉस हुआ, जो शेयर दे रहा है तो मैंने उसका लॉस सेट ऑफ करना चाहिए। मोड ऑफ पेमेंट इसका प्रॉपर बैंकिंग चैनल होना चाहिए, आरएफसी यूएफसी अकाउंट से आने वाले फंड, एडीआर जीडीआर या स्वैप ऑफ सिक्योरिटीज, ये चीज को याद रखिएगा। फिर आता है रेगुलेशन नंबर 9, ऑब्लिगेशन ऑफ पीआरआई। ठीक है, पीआरआई के क्या क्या ऑब्लिगेशन है। सबसे पहला, अगर कोई पीआरआई ने फॉरेन शेयर्स होल्ड किए हैं, फॉरेन एंटिटी के शेयर होल्ड किए हैं, तो पीआरआई की जिम्मेदारी है कि उसने शेयर सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए। क्या दिखाना चाहिए? शेयर सर्टिफिकेट, कि भाई साहब मैंने ये फॉरेन एंटिटी के अंदर इक्विटी शेयर लिए हैं, 6 महीने में सबमिट करना है। साथ में पीआरआई ने यूआईएन ऑब्टेन करना है। व्हाट इज अ यूआईएन? तो देखो यहां पे बोला है अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओडीआई करने के पहले एक यूआईएन ऑब्टेन करना है और सभी ट्रांजैक्शंस उसी यूआईएन के थ्रू करने हैं, और ऑलरेडी कोई ट्रांजैक्शन की है तो रीराउट करने हैं उस यूआईएन के थ्रू। जितना पैसा उसको फॉरेन एंटिटी से ड्यू है वो इंडिया में रियलाइज और रिपेट्रिएट करना है, और कोई भी इंटरेस्ट या डिविडेंड वगैरह है अगर आपको मिल रहा है वो इंडिया में रियलाइज रिपेट्रिएट करवाना जरूरी है। अगर आप बाहर कोई बिडिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाले हो तो आपने अर्न्स मनी डिपॉजिट जो है वो भी देना जरूरी है। यह है रेगुलेशन नंबर 9। यह है ऑब्लिगेशंस ऑफ पीआरआई, मतलब पीआरआई जब बाहर फॉरेन इक्विटी लेगा तो उसके क्या क्या ऑब्लिगेशन है। तो वही बोला है, देखो, एक्वायरिंग इक्विटी कैपिटल इन द फॉरेन एंटिटी, सबमिट टू एडी कैटेगरी 1 बैंक शेयर सर्टिफिकेट ऑफ द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ले लीजिए जिसके थ्रू आप आउटवर्ड रेमिटेंसेस वगैरह कर सकते हो। उसी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के थ्रू आपने ट्राई करना है मेक अ फाइनेंशियल कमिटमेंट एंड शॉल राउट ऑल द ट्रांजैक्शंस थ्रू यूआईएन बोला है। चौथा, अगर आप रेसिडेंट इन इंडिया ओडीआई करना चाहते हो, रियलाइज एंड रिपेट्रिएट ऑल ड्यूज रिसीवेबल, जितना आपको मिलने लायक है वो सब इंडिया में आपने लाना है विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच रिसीवेबल, 90 डेज में लाना है। और नीचे रेसिडेंट इन इंडिया एलिजिबल टू मेक ए ओडीआई, रेमिटेंस टुवर्ड्स अर्न्स मनी डिपॉजिट अपने देना चाहिए, नॉट लेटर देन 3 मंथ्स, 3 महीने तक के आपने देना जरूरी है। ठीक है, यह होने के बाद में नेक्स्ट आता है रेगुलेशन नंबर 10। रेगुलेशन 10 बोलता है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट फॉर ओडीआई, कि किसी भी ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्या क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट हो सकते हैं।
जैसे रिपोर्टिंग बाय एडी कैटेगरी वन बैंक। एडी कैटेगरी वन बैंक क्या फिनेंशियल कमिटमेंट किए हैं किसी भी पर्सन ने, पीआरआई ने, क्या डिसइन्वेस्टमेंट किया है और क्या रिस्ट्रक्चरिंग किया है, ये देना है। कोई पीआरआई है, उसने फॉरेन एंटिटी का इक्विटी लिया है, तो उसने एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट करना है, ठीक है। और एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट उन एंटिटीज को सबमिट नहीं करना है जिनका 10% से कम इक्विटी होल्डिंग है। सो सिंपल है रिपोर्टिंग, तो 10 के अंदर पढ़ते आ जाइए फटाफट। अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस रेगुलेशन all reports by a person resident in India shall be made through a designated AD bank in a manner provided in the regulation. A person resident in India who has made ODI making financial commitment, उसको मेंशन किया गया है a financial commitment whether reckoned towards a financial commitment limit or not। तो ऐसे सिचुएशन में आपने नॉर्मली ODI करना चाहिए। डाइवेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो 30 डेज ऑफ रिसीट के अंदर मेंशन करना है, रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो 30 डेज ऑफ रिसीट के अंदर आपने मेंशन करना है। मतलब जिस दिन से रिस्ट्रक्चरिंग या डाइवेस्टमेंट हुआ, जिस दिन से पैसा आया उसके 30 दिन में आपने रिपोर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई बंदा ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और सेल और प्रोसीड और शेयर्स कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में 60 डेज में उसने रिपोर्ट करना है। फिर मेंशन किया गया है इंडियन पर्सन रेसिडेंट ने अगर फॉरेन एंटिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो एक एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट देना जरूरी है, एपीआर, द एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट देना जरूरी है, जिसके अंदर अगर आप 10% से कम शेयर होल्ड कर रहे हो तो ये एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको मिलने की जरूरत नहीं है। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना। उसके बाद में 11th वाला रेगुलेशन आता है डिले इन रिपोर्टिंग, ठीक है। डिले इन रिपोर्टिंग, नॉर्मली अगर आपका इन रिपोर्टिंग में डिले होता है तो आप लेट फीस के साथ में डिले सबमिट कर सकते हो, पर ये कितने साल तक कर सकते हो? अप टू 3 इयर्स। कितने साल तक बोला गया है? अप टू 3 इयर्स। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। सो डिले इन रिपोर्टिंग अप टू 3 इयर्स चल जाएगा। ये है आपके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओडीआई के रेगुलेशन, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के। एक बार मैं सभी रिवाइज कर दूं जिनको नहीं समझा उनके लिए, ठीक है। या जिनको ये लग रहा है अभी मेरे एक्चुअली लाइव स्ट्रीम में नहीं चल रहा है तो मुझे थोड़ा सा आइडिया कम आ रहा है कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं, तो एक बार वापस से रिपीट करवा दूं, हो सकता है कुछ लोगों को फास्ट लग सकता है उनके लिए। देखो रेगुलेशन 3 से कंटेंट शुरू होता है। रेगुलेशन 3 बोलता है कि भाई साहब कोई भी इंडियन एंटिटी, आराम से जाते हैं, इंडियन एंटिटी लोन या डिबेंचर देना चाहता है किसी फॉरेन एंटिटी को, मतलब पैसा देना चाहता है, डिबेंचर लेके पैसा देना चाहता है एज अ लोन, तो पहले तो एलिजिबल फॉर ओडीआई होनी चाहिए वो एंटिटी। फॉरेन एंटिटी जो है उसके अंदर ये ओडीआई होना चाहिए, मतलब लोन देना चाहिए, और उस फॉरेन एंटिटी का कंट्रोल मिलना चाहिए उस लोन के थ्रू, ये पहला। इसके लिए प्रॉपर लोन एग्रीमेंट होनी चाहिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर्म लेंथ प्राइस के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो वो इंटरेस्ट आर्म लेंथ प्राइस के ऊपर होना चाहिए। रेगुलेशन 4 में बोला है। ये दो रेगुलेशन कनेक्टेड है, रेगुलेशन 3, रेगुलेशन 4। रेगुलेशन 5 में बोला है कि अगर कोई फिनेंशियल कमिटमेंट में गारंटी दे रहा है, तो अगर इंडियन एंटिटी टीसीएस, वापस बोलता हूं टीसीएस, अगर गारंटी दे रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ टेस्ला, ऑन द बिहाफ ऑफ किसका बोले एक बार? टेस्ला, तो एक कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस गारंटी होनी चाहिए। यह गारंटी सिर्फ टीसीएस नहीं, ग्रुप कंपनीज, मतलब टाटा का ग्रुप में से कोई भी दे सकता है। टाटा मोटर्स, लैंड रोवर, जैगुआर, तनिष्क, टाइटन, इंडियन होटल इंडस्ट्री, टाटा फूड प्रोडक्ट, सब लोग, कोई भी दे सकता है। इवन अगर प्रमोटर जो है टाटा का साक्षात रतन टाटा, वो भी ये गारंटी दे सकते हैं, पर यह गारंटी बैंक ऑफ इंडिया के बैंक गारंटी से बैकअप होनी चाहिए। मतलब अगर इनकी गारंटी वर्क नहीं हुई तो बैंक ऑफ इंडिया की गारंटी वर्क होगी। ओपन एंडेड गारंटी नहीं होनी चाहिए, अमाउंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, नहीं तो भाई साहब बहुत बड़ी रिस्क है अगर ओपन एंडेड है तो। और गारंटी रोल ओवर को फाइनेंशियल कमिटमेंट नया वाला नहीं बोला जाएगा। फिर उसके बाद में बोला है कि टीसीएस ने टेस्ला के शेयर लिए रेगुलेशन 6 में, और वो शेयर्स अगर टीसीएस प्लेज करना चाहता है तो एडी कैटेगरी 1 बैंक या पीएफआई को कर सकता है, फंड, नॉन फंड बेस्ड, और खुद की एसेट, टीसीएस खुद की एसेट, मतलब खुद का लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह, ये टीसीएस गिरवी रख सकता है। ये टीसीएस क्या रख सकता है? गिरवी, खुद के फायदे के लिए, खुद के फंड्स के लिए, या तो फिर जो अपोजिट में है दैट इज उसके फंड्स के लिए। रेगुलेशन 7, एक्विजिशन और ट्रांसफर बाय डिफर्ड पेमेंट। कोई पीआरआई है, वो इक्विटी शेयर्स को एक्वायर करता है या डिफर पेमेंट से,
मतलब इक्विटी शेयर्स को खरीदना चाहता है, जैसे टेस्ला के इक्विटी शेयर, मैं हूं दर्शन में टेस्ला के शेयर खरीदना चाहता हूं 10 करोड़ के, तो डेफर पेमेंट मतलब डिलेड पेमेंट पे कर सकता हूं। पहले तो मुझे 10 करोड़ के शेयर अपफ्रंट दिखने चाहिए, प्रॉपर प्राइसिंग रेगुलेशंस में बैठनी चाहिए, और इससे टेस्ला को जो लॉस होगा वो लॉस मैं कंपेंसेट करने के लिए रेडी होना चाहिए। फिर बोला है कि प्रॉपर बैंकिंग चैनल, आरएफसी, ईएफसी अकाउंट, स्वैप ऑफ सिक्योरिटीज या एडीआर जीडीआर के थ्रू खरीद सकते हो। फिर ऑब्लिगेशन ऑफ पीआरआई बोला है कि उसने अगर फॉरेन इक्विटी उठाई है तो शेयर सर्टिफिकेट दिखा भाई, डिवेंचर उठाया डिवेंचर सर्टिफिकेट, लोन उठाया लोन एग्रीमेंट दिखा भाई, कोई डॉक्यूमेंट तो दिखा, तो इसमें आपको देना है एविडेंस। फिर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बनाओ, सभी ट्रांजैक्शन उसके थ्रू रूट करो, ठीक है। उसके बाद में बिडिंग कर रहे हो तो अर्न्स्ड मनी डिपॉजिट दे दो। रेगुलेशन 10 में एडी कैटेगरी 1 बैंक को फाइनेंशियल कमिटमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट और रिस्ट्रक्चरिंग का रिपोर्टिंग है। अगर आप इक्विटी उठा रहे हो तो एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलना चाहिए। अगर 10% से नीचे इक्विटी होल्ड करते हो तो ये रिपोर्ट की कोई भी जरूरत नहीं है। आखिरी रेगुलेशन 11, डिलेड रिपोर्टिंग हो सकता है 3 साल तक विद एडिशनल फीस। 12 रेगुलेशन है आपके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशंस के अंदर, 11 हो चुके हैं, 12वां एकदम ही छोटा सा है, कृपया एक बार रीड कर लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। पढ़ लिया सबने, बहुत बढ़िया। सो यहां पे आपके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस के सभी अमेंडमेंट होते हैं खत्म। रूल्स के भी रेगुलेशंस के भी आपको चाहिए तो नीचे के चार्ट का भी कृपया आप फोटो निकाल के रख दीजिए, ठीक है। ये भी चार्ट आपके काम में ही आएगा, पहले इसका फोटो खींच लीजिए, ठीक है। फास्ट, गो फॉर इट फास्ट। पहले इसका फोटो खींच लीजिए, खींचा सबने, शानदार। फिर इसका फोटो खींच लीजिए, खींचा सबने। ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बढ़िया। ये हो गया आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का सभी अमेंडमेंट खत्म। अब जरा जाते हैं कंपनीज एक्ट के अमेंडमेंट के ऊपर। जैसे हमने देखा था कि भाई साहब अमेंडमेंट मटेरियल में निधि और सेबी के अमेंडमेंट नवंबर 22 के थे, खत्म हो गए हैं। फेमा का ओडीआई वाला अमेंडमेंट दोनों खत्म हो गया है। आईबीसी, एफसीआरए और कंपनीज एक्ट के अमेंडमेंट बाकी है। तो चलिए पहले कंपनीज एक्ट के कुछ अमेंडमेंट देख लेते हैं। जैसे कंपनीज एक्ट का पहला अमेंडमेंट है अमेंडमेंट नंबर 1, रूल नंबर 6 के अंदर है, पर्सन एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए अगर कोई पर्सन एलिजिबल है और अपॉइंट होना चाहता है तो एनी इंडिविजुअल हुज नेम हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द डाटा बैंक। कोई ऐसा बंदा है जिसका नाम डाटा बैंक का सेक्शन नंबर 150, सेक्शन 150 डाटा बैंक से अगर किसी बंदे का नाम निकाल दिया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने से, तो उसका नाम रिस्टोर किया जा सकता है। मे अप्लाई फॉर रिस्टोरेशन सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। कुछ कंडीशन कंप्लाई करना है। कौन से कंडीशन भाई? हिज नेम शॉल बी शोन इन द सेपरेट रिकॉर्ड्स, shown in a separate restored category for a period of 1 year from the date of restoration। मतलब उसका नाम रिस्टोर्ड कैटेगरी में दिखेगा 1 साल तक। मतलब ये ट्रांजिशन कैटेगरी है। रिस्टोर्ड कैटेगरी मतलब कौन सी कैटेगरी है? ट्रांजिशन। कि भैया हम ये दिखाते रहेंगे 1 साल तक कि आपका नाम निकाला था और अभी वापस ऐड किया, ये 1 साल तक हम पब्लिश करते रहेंगे। सो जो भी आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा है वो थोड़ा सोच समझ के करे। ही शॉल बी रिक्वायर्ड to pass the online proficiency self assessment test।
ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट उसने पास करना है एंड शॉल बी इंक्लूडेड इन द डाटा बैंक ओनली if he passes the said online proficiency test self assessment test and in such a case fees paid by him at the time of initial registration shall continue to be valid over a period. ठीक है, जो उसने फीस पे किया है वो फीस वैलिड माना जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. उसने ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट प्रोफिशिएंसी टेस्ट को कंप्लीट करना है, मतलब 1 साल के ट्रांजिशन में ये नाम डिस्प्ले होता रहेगा और साथ में उसने ये पॉइंट नंबर 1 ऑनलाइन टेस्ट उसने देना है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट प्रोफिशिएंसी का. इन केस ही फेल्स टू पास, बोले वो टेस्ट भी वो फेल हो जाता है, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिस्टोरेशन हिज नेम शॉल बी रिमूव्ड फ्रॉम डाटा बैंक. टेस्ट भी पास नहीं होता है भाई साहब, नाम हकाल दिया जाएगा. कैसा अमेंडमेंट है. तो अगर किसी का नाम अगर डाटा बैंक से हकाला गया है, वो वापस डालने के बाद 1 साल तक दिखाते रहेंगे कि नाम डाला है और साथ में ऑनलाइन टेस्ट पास करो, नहीं तो वापस से नाम हकाल दिया जाएगा. दूसरा कंसेंट ऑफ डायरेक्टर के ऊपर है. रूल नंबर 8 फॉलोइंग शॉल बी इंसर्टेड प्रोवाइडेड फर्दर इन केस ऑफ पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट इन अ नेशनल ऑफ अ कंट्री विच शेयर्स अ लैंड बॉर्डर टू इंडिया नेसेसरी सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. अगर कोई बंदा डायरेक्टर बनना चाहता है तो छोटू सा अमेंडमेंट आया है उन कंट्रीज से जो चाइना, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या म्यांमार से है, जो हमारे साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उन कंट्रीज से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से क्लियरेंस लेना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा टेररिस्ट वाला केस हो सकता है. तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से आप कंक्लूजन ले लीजिए अलॉन्ग विद द कंसेंट कि आप डायरेक्टर बनना चाहते हो, उसके साथ में आप क्लियरेंस अटैच कर दीजिए. सो आप टेररिस्ट नहीं हो, ये क्लियर होगा. खास करके बनाया इस देश के लिए है पर बाकी सबको सहना पड़ रहा है. ठीक है, इस देश और थोड़ा सा इस देश के लिए, पर बाकी सबको सहना पड़ रहा है. फिर अलॉटमेंट ऑफ डिन के ऊपर अमेंडमेंट आया है भाई साहब. प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन नंबर शॉल बी जनरेटेड इन द केस ऑफ पर्सन अप्लाइंग फॉर डिन इज अ नेशनल ऑफ अ कंट्री विच शेयर्स लैंड बॉर्डर्स विद इंडिया. मतलब कोई भी ऊपर, मतलब इन देशों में से कोई भी बंदा अगर डिन के लिए इंडिया में अप्लाई करता है तो उसका कोई भी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट नहीं किया जाएगा अनलेस एंड अनटिल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का वो अप्रूवल लेके नहीं आता. ठीक है, ये अमेंडमेंट बोला है. मतलब सिंपल सी बात है, शेजारी राष्ट्र, नेबरिंग कंट्रीज से कोई भी बंदा इंडिया में डायरेक्टर बनना चाहता है, कंसेंट के साथ होम अफेयर्स मोहा का अप्रूवल फाइल करे और उसका डिन तब तक जनरेट नहीं होगा जब तक मोहा उसके लिए क्लियरेंस नहीं देता. बस ये छोटे छोटे अमेंडमेंट है. पहला अमेंडमेंट कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का नाम निकाल दिया, 1 साल के लिए डिस्प्ले करते रहेंगे, सेल्फ प्रोफिशिएंसी असेसमेंट टेस्ट आप पास कीजिए, नहीं तो नाम वापस निकाल देंगे. दूसरा, नेबरिंग कंट्रीज से बिलोंग करते हो, डायरेक्टर के कंसेंट के साथ, डायरेक्टर बनने के कंसेंट के साथ मोहा का अप्रूवल फाइल कीजिए और आपको डिन नंबर तब तक नहीं मिलेगा जब तक मोहा इसको अप्रूव नहीं करता. छोटी मोटी अमेंडमेंट है. ठीक है, याद रखिएगा मोहा का अप्रूवल. ठीक है, ये चीज होने के बाद में नाउ वी आर गोइंग फर्दर. हम अगली चीज यहां पे कंडक्ट कर रहे हैं और अगला है दैट इज इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का अमेंडमेंट. छोटे छोटे अमेंडमेंट है, ध्यान दीजिएगा. नॉर्मली आईबीसी के अंदर हमने देखा था सेक्शन 59 रेड विथ रेगुलेशन 5 वॉलेंटरी लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन के अंदर हमने देखा था कि जैसे ही लिक्विडेटर अपॉइंट होता है वैसे आपको 3 दिन के अंदर नोटिफाई करना चाहता है अबाउट सच अपॉइंटमेंट. 3 दिन में हम नोटिफाई करते हैं, पर अब वहां 3 दिन के जगह पे 7 वर्ड आ चुका है. तो अब नया अमेंडमेंट क्या है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल शॉल विद इन 7 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एज अ लिक्विडेटर इंटीमेट अ बोर्ड अबाउट सच अपॉइंटमेंट. बोर्ड का मतलब क्या होता है? आईबीबीआई. सो अगर कोई भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल लिक्विडेटर अपॉइंट होता है तो 7 दिन में उसने बोर्ड को बोलना चाहिए, 7 days में बोर्ड को बोलना चाहिए, मतलब आईबीबीआई को बोलना चाहिए. स्टार मार्क अमेंडमेंट है, ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है. सो आईपी अगर लिक्विडेटर बने, छोटा सा डायग्राम चाहिए तो लिख लीजिए. आईपी कभी भी लिक्विडेटर बने तो उसने आईबीबीआई को नोटिफाई करना है 3 days के जगह पे 7 days में. ठीक है, ये बोला गया है. नीचे सीआईआरपी एप्लीकेशन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर. फाइनेंशियल क्रेडिटर ने सीआईआरपी एप्लीकेशन करने के लिए क्या प्रोविजन है? पहले फाइनेंशियल क्रेडिटर जब सीआईआरपी के लिए एप्लीकेशन कर रहा था तो रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड ऑफिस पे सबमिट करता था. 3 जगह, मतलब फिजिकली देना उसको अलाउड था. इसका मतलब है फिजिकल एप्लीकेशन जरूरी था, फिजिकली अप्लाई करना जरूरी था अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर अप्लाई करता था. अब क्या बोला है? एंड टू द बोर्ड.
आप अप्लीकेशन टू द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी डेटा एंड टू द बोर्ड, मतलब आईबीबीआई को भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। और किस किस प्रकार कर सकते हो? बोले स्पीड पोस्ट, बाय हैंड डिलीवरी और बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस, मतलब मेल भेज के भी कर सकते हो। तो फालतू सा अमेंडमेंट है, जो आप पहले फिजिकल एप्लीकेशन कर रहे थे वो अभी आप आईबीबीआई को भी कर सकते हो और मेल के ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक मींस में कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सी बात। वापस बोलूए, फाइनेंशियल क्रेडिटर जो अप्लाई कर रहा था सीआईआरपी प्रोसेस के लिए, कौन से प्रोसेस के लिए? सीआईआरपी प्रोसेस के लिए, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी या तो फिर अथॉरिटी को अप्लाई कर रहा था, ठीक है, वो अभी अप्लाई कर सकता है। किसको अप्लाई कर सकता है? आईबीबीआई को कर सकता है, एक तो फिजिकल फॉर्म, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। सिंपल प्रोविजन, मतलब एज सच कंसेप्चुअल अमेंडमेंट कुछ नहीं है भाई साहब। ठीक है, ये होने के बाद रेगुलेशन 30 वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स, बड़े अच्छे से ध्यान देना। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया फॉलोइंग प्रोविजन नेमली इंसर्टेड, प्रोवाइडेड दैट liquidator shall also verify the claims collected during the corporate insolvency resolution process but not submitted during the liquidation process within the 30 days from the last date of receipt of a claim during liquidation process and may either admit or reject। मतलब liquidation process में जब पहुंच जाएगा कौन? लिक्विडेटर, तो सीआईआरपी के वक्त जो क्लेम्स दिए थे कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, देखो सीआईआरपी फेल होने के बाद लिक्विडेशन होता है, तो सीआईआरपी में जो क्लेम्स दिए थे वो सभी के सभी क्लेम्स आपने लिक्विडेशन प्रोसेस के क्लेम के साथ वेरीफाई करके कंसीडर करने हैं। तो यहां साइड में नोट लिख लो, मैं लिखता हूं ऑल द क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स फाइल्ड इन सीआईआरपी process shall be considered by liquidator in, shall be considered by liquidator in, कौन सी प्रोसेस में कंसिडर करना है? लिक्विडेशन प्रोसेस ऑन फेल्यूर ऑफ सीआईआरपी। सीआईआरपी फेल होने के बाद ही लिक्विडेशन पे आते हो ना, फेल्यूर ऑफ सीआईआरपी, सिंपल सा नोट। ठीक है, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नीचे अमेंडमेंट सीओसी के मीटिंग में है, फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन शॉल बी इंसर्टेड, छोटा सा एक्सप्लेनेशन डाला है, दैट मैटर्स विच डू नॉट अफेक्ट द रेजोल्यूशन प्लान सबमिटेड बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। बोला है फॉर द पर्पज ऑफ रेगुलेशन इट इज क्लैरिफाइड दैट मे बी कन्वेन्ड अंडर रेगुलेशन टिल रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 31 और ऑर्डर फॉर लिक्विडेशन इज पास्ड अंडर 33 एंड डिसाइड ऑन द मैटर्स। मतलब एक सिंपल एक्सप्लेनेशन डाला गया है मीटिंग ऑफ सीओसी के अंदर कि भाई साहब मीटिंग ऑफ सीओसी के अंदर फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन शॉल बी इंसर्टेड कि मीटिंग ऑफ सीओसी के अंदर हम रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करेंगे, लेकिन अगर रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं हो पाया तो इट विल लीड टू अ लिक्विडेशन प्रोसेस। सिंपल, इतना ही बोला है। नेक्स्ट अगले है एफसीआरए के अमेंडमेंट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अमेंडमेंट्स। देखो छोटे छोटे अमेंडमेंट्स है। अगर आपको एफसीआरए एक्ट में याद होगा तो मेंशन किया गया है कि कोई भी रिलेटिव जो फॉरेन में है, जो कहां पे है? फॉरेन में, वो अगर फॉरेन से इंडिया में आपको कोई गिफ्ट भेजता है या कोई भी चीज भेजता है तो ₹1 लाख तक के एग्जम्प्टेड थी, 1 लाख तक के एग्जम्प्टेड थी। याद है आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन में अगर रिलेटिव बाहर से कोई चीज भेजता है तो 1 लाख तक एग्जम्प्टेड थी। अब वो लिमिट बढ़ा दी गई है भाई साहब, अब वो 1 लाख के जगह पे हो चुका है 10 लाख और लिमिट आपको ये चीज सीजी को इंटीमेट करनी पड़ती थी पहले 30 डेज में, अब वो 3 मंथ्स में इंटीमेट करनी पड़ेगी। कितने मंथ्स में? 3 मंथ्स। मतलब अब ये चीज हो सकती है 10 लाख की और ये मिलने के बाद आपने सीजी को नोटिफाई करना है 3 मंथ्स में। 3 मंथ्स में किसको नोटिफाई करना है? सीजी। चाहिए तो लिख के रखिए, गो फॉर इट फास्ट। ये होने के बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट है एफसीआरए के ही अमेंडमेंट है मैक्सिमम। अब यहां पे मेंशन किया गया है कि अगर एफसीआरए के अथॉरिटी ने आपके खिलाफ कोई ऑर्डर पास कर दिया, ठीक है, आपके खिलाफ ऑर्डर पास कर दिया है एफसीआरए के अंदर किसी अथॉरिटी ने और वो ऑर्डर को आपको रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, तो ऐसे सिचुएशन में आप उसको किस प्रकार रिवाइज कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में? उसके लिए सवाल जवाब दिए हैं।
सो दीज आर द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। क्यों दिया मेरे को समझ में नहीं आया, मतलब इनको सीए फाइनल से लॉ निकालना है पर इनको फेमा के रूल्स पढ़ाने हैं, ठीक है, फेमा के ओडीआई ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूल पढ़ाने हैं, रेगुलेशन पढ़ाने हैं जीवन में, ऊपर से एफसीआरए के एफएक्यूज इनको डालने हैं, पर हाँ इनको सीए फाइनल से लॉ हटाना है, मतलब बहुत ही जबरदस्त उम्दा हटाना है तो भाई पूरा हटा दो जीवन में। मतलब एक तो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पर सब्जेक्ट के रूल्स बहुत, ये अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहां का न्याय हुआ। नीचे कौन रिवीजन का एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है, एनी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अलाउ कर रहा है रिवीजन ऑफ द अपील अंडर सेक्शन 32, वो कर सकता है। हाउ कैन एन एसोसिएशन फाइल एन एप्लीकेशन, कोई एसोसिएशन एप्लीकेशन कैसे फाइल करेगा, शॉल बी मेड टू द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मोहा के सेक्रेटरी को आप एप्लीकेशन कीजिए। कैन ए रिवीजन एप्लीकेशन बी सेंड थ्रू फिजिकल मोड, नो, विथ इफेक्ट फ्रॉम 15 अगस्त 2022, एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड में एप्लीकेशन हो सकता है, फिजिकल नहीं चलेगा। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर, मतलब जो भी आपके खिलाफ एफसीआरए अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया है उसके खिलाफ रिवीजन का एप्लीकेशन करना है, मतलब ऑर्डर चेंज करने का एप्लीकेशन का सिचुएशन पूछा है, उसके एफएक्यू। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर एसोसिएशन टू फाइल एप्लीकेशन फॉर रिवीजन, एनी ऑर्गेनाइजेशन हु वांट्स टू फाइल एप्लीकेशन फॉर रिवीजन ऑफ एन ऑर्डर passed by competent authority may upload a scanned copy of its applicable on FCRA वेब पोर्टल। जो ऑर्डर है उसको FCRA वेब पोर्टल के ऊपर अपलोड करो और एप्लीकेशन फाइल करो, सिंपल। नीचे इज इट रिक्वायर्ड टू सेंड अ फिजिकल कॉपी और इलेक्ट्रॉनिक फाइल्ड वर्जन कॉपी फॉर एप्लीकेशन टू मोहा, क्या मोहा को आपको MHA को क्या आपको एप्लीकेशन का कॉपी भेजना जरूरी है, नहीं, कोई नीड नहीं है। इज देयर एनी फॉर्मेट ऑफ रिवीजन ऑफ एप्लीकेशन, नहीं, स्कैंड कॉपी जो आप ड्यूली साइन करें प्रॉपर पेपर पे लिख के आप स्कैंड कॉपी भेज दो, चल जाएगा। इज एप्लीकेशन रिक्वायर्ड टू बी सबमिट जस्टिफिकेशन फॉर रिवीजन, रिवीजन क्यों करना है कि इसके लिए आपको रीजन देना है, यस, जस्टिफिकेशन फॉर द रिवीजन ऑर्डर मस्ट बी सबमिटेड, रीजन देना है, मतलब सिंपली यहां लिख के रखो रीजन फॉर रिवीजन। समझो एफसीआर ने आपके ऊपर पेनल्टी लगाया, ठीक है, एफसीआर ने आपके ऊपर पेनल्टी लगाया, क्या ये पेनल्टी नहीं लगना चाहिए था, क्या रीजन था, दे दो। व्हाट इज अ फीस फॉर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर रिवीजन, 3000, ठीक है। व्हाट इज अ टाइम लिमिट फॉर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर रिवीजन, मस्ट बी मेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर इन द क्वेश्चन। सो इसको अगर समझना है तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बनाता हूं वापस से पढ़ने के लिए, कि आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया बाहर से जिसके ऊपर आपको पेनल्टी लग गई। हमने एफसीआरए में पेनल्टी का पूरा एक टेबल देखा था बच्चों, पेनल्टी और कॉन्ट्रावेंशन का टेबल देखा था, समझो तुमको पेनल्टी लग गई 1 करोड़ रुपए की। अब ये पेनल्टी आपको लगाई है 1 करोड़ रुपए की अथॉरिटी ने, तो इसके खिलाफ आपको रिवीजन करना है। आप बोलना चाहते हो कि नहीं मेरे को पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए, एप्लीकेशन रिवाइज करो, तो आप एप्लीकेशन कहां फाइल करोगे मेरे बच्चों, तो आप करोगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सेक्रेटरी को आप एप्लीकेशन फाइल करोगे, और वही पर्सन कर पाएगा जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से एलिजिबल होगा। नीचे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही एप्लीकेशन होना चाहिए 15 अगस्त 2022 से। उसके नीचे स्कैंड कॉपी जो है एप्लीकेशन का, इसके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, आप एप्लीकेशन लिखो स्पेसिफिक पेज के ऊपर, स्कैन करो कॉपी और अपलोड कर दो। नीचे देयर इज नो नीड टू सेंड अ फिजिकल कॉपी और इलेक्ट्रॉनिक कॉपी टू मोहा, मोहा को आपको कोई कॉपी भेजना है क्या, नहीं। फॉर्मेट वगैरह कुछ मेंशन किया है, नहीं, स्कैन्ड कॉपी भेज दो। रीजन देना जरूरी है, यस, रीजन दे दो, 3000 रुपए का फीस भर दो, और नीचे ऑर्डर के 1 ईयर से आपने एप्लीकेशन करना चाहिए, 1 ईयर वाला आपको टाइम लिमिट है। तो यहां आपके सीए फाइनल लॉ के सभी अमेंडमेंट कवर होते हैं। कंपनीज एक्ट, आईबीसी और मतलब एफसीआरए के तो बहुत कम ही है, एज गुड एज नहीं है। मेन जो अमेंडमेंट है वो रूल्स का है, और मेन जो अमेंडमेंट है वो रेगुलेशंस का है। कृपया आप ये सभी अमेंडमेंट ठीक से देखिएगा और प्रॉपरली रीड कीजिएगा, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। सभी सीए फाइनल के बच्चों को May 23 एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। हो सकता है ये लेक्चर में लाइव स्ट्रीम में नहीं ले पाया बिकॉज ऑफ इंटरनेट का कोई इशू चल रहा था। थोड़ा सा अगर फास्ट हो तो लेक्चर थोड़ा सा इधर उधर देखना, आपको दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में डालना, मैं और मेरी टीम इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लाइव में स्टूडेंट नहीं होते तो गेसिंग नहीं आ पाता है कि भाई साहब कैसा स्पीड वगैरह में रखे, तो अगर कुछ लग रहा हो तो कृपया कमेंट में डाल दीजिए, वो कंसेप्ट वापस से लेने की कोशिश करेंगे, डोंट वरी। सो आज के लिए इतना काफी करते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, गुड डे, गॉड ब्लेस यू गाइस।